नमस्कार दोस्तों, किस्से गलियारों के आपका स्वागत करता है। आज की कहानी है पहचान। लेखक सादत हसन मंटू। एक निहायत ही थर्ड क्लास होटल में देसी विस्की की बोतल ख़त्म करने के बाद ये तय हुआ कि बाहर घूमा जाए और एक ऐसी औरत की तलाश की जाए जो होटल और विस्की के पैदा करदा तकद्दुर को दूर कर सके। कोई ऐसी औरत ढूंढी जाए जो होटल की कसाफत के मुकाबले में नफासत पसंद और बदजायका विस्की के मुकाबले में लजीज हो। फ़क ने होटल की गलीज फ़ज़ा से बाहर निकलते ही मुझसे और मसूद से कहा, कोई दानेदार औरत हो, अच्छे गवैये की गले की तरह, उसमें बड़े बड़े दाने हों, खुदा की कसम तबीयत साफ़ हो जाए। विस्की दानों से बिल्कुल खाली थी, सोडा भी बिल्कुल बेजान था। गालिबन इसी वजह से फ़क दानेदार औरत का कायल हो रहा था। हम तीनों औरत चाहते थे, फ़क दानेदार औरत चाहता था। मुझे ऐसी औरत मतलूब थी जो बड़े सलीके से वाहियात बातें करे, और मसूद को ऐसी औरत की ज़रूरत थी जिसमें बनियापन ना हो, जो अपने दाम के रुपए लेकर ट्रक में या जहां उसका जी चाहे रखे और कुछ अरसे के लिए भूल जाए कि उसने कोई सौदा किया है। उस बाजार का रास्ता हम जानते थे जहां औरतें मिल सकती हैं, काली, नीली, पीली, लाल और जामुनी रंग की औरतें। पेड़ों की तरह उनके मकान एक कतार में दूर तक दौड़ते चले गए हैं। ये रंग बिरंगी औरतें पके हुए फलों की मानंद लटकी रहती हैं। आप नीचे से ढेले मारकर उन्हें गिरा सकते हैं। हमें ये औरतें मतलूब नहीं थीं। दरअसल हम अपने आप को धोखा देना चाहते थे। हम ऐसी औरत या औरतें चाहते थे जो उर्फ़े आम से प्राइवेट हों, यानी जो मंडी के हुजूम से दूर शरीफ मोहल्लों में अपना कारोबार चला रही हों। हम तीनों में फ़क ज़्यादा तजुर्बेकार था, कुव्वते इरादी भी उसमें हम सबसे ज़्यादा थी। एक तांगा जब हमारे पास से गुजरा तो उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और बगैर किसी झिझक के मानीखेज लहजे में तांगे वाले से कहा, हम सैर करना चाहते हैं, चलोगे? तांगे वाले ने, जो संजीदा और मतीन आदमी मालूम होता था, हम तीनों की तरफ बारी बारी देखा। मैं झेंप गया। खामोशी ही खामोशी में वो हमसे कह गया था, तुम नौजवानों को शराब पीकर ये क्या हो जाता है? फ़क ने दोबारा तांगे वाले से कहा, हम सैर करना चाहते हैं, चलोगे? फिर फौरन ही उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपना मतलब और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया। कोई माल वाल है तुम्हारी निगाह में? मसूद और मैं, हम दोनों एक तरफ खिसक गए थे। मसूद ने घबरा कर मुझसे कहा, यह फ़क कैसा आदमी है, इसे कुछ समझाओ। मसूद से मैं कुछ कहने ही वाला था कि फ़क ने हम दोनों को आवाज़ दी, आओ भाई आओ, बैठो तांगे में। हम तीनों तांगे में बैठ गए। मुझे अगली नशस्त पर जगह मिली। दिसंबर के आखिरी दिन थे। रात के 8 बज चुके थे। विस्की पीने के बावजूद हमें सर्दी महसूस हो रही थी। मैं अगली नशस्त पर बैठा था और तीनों में सबसे कमज़ोर था, इसलिए मेरे कान सुन्न हो रहे थे। जब तांगा डफरिन ब्रिज के नीचे उतरा तो मैंने मफलर निकालकर कानों और सिर पर लपेट लिया और ओवरकोट का कॉलर भी ऊंचा कर लिया। सांस घोड़े के नथुने से भाप बनकर निकल रहा था। हम तीनों खामोश थे। तांगे वाला मोटे और खुरदरे कंबल में लिपटा खामोशी से तांगा चला रहा था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। संजीदगी उसके चेहरे पर ठिठुर सी रही थी, जो मुझे बहुत बुरी मालूम हुई। मैंने फ़क से कहा, फ़क, ये आदमी कैसा है? कोई बात ही नहीं करता। ऐसा मालूम होता है कोलेस्ट्रॉल पीकर बैठा है। तांगे वाला मेरे इस रिमार्क पर भी खामोश रहा। फ़क ने कहा,
ज़्यादा बातें करने वाले ठीक नहीं होते। हमारा मतलब समझ गया है। जहाँ अच्छी चीज़ होगी वहीं ले चलेगा। मसूद, जो सिगरेट सुलगा रहा था, एकदम बोला, वल्लाह, औरत कितनी अच्छी चीज़ है। औरत औरत कम, चीज़ ज़्यादा है। मैंने मसूद की बात को ज़रा और खूबसूरत बनाकर कहा, मसूद, चीज़ नहीं, चीजी। मसूद की शायर था। बस भड़क उठा, वल्लाह क्या बात पैदा की है। चीज़ नहीं, चीज़ी। मियाँ तांगे वाले, चीज़ और चीज़ी में जो फ़र्क है उसका ध्यान रखना। तांगे वाला खामोश रहा। अब मैंने और गौर से उसकी तरफ देखा। मजबूत जिस्म का आदमी था। उम्र 35 बरस के लगभग होगी। पतली पतली मूछें थीं जिनके बाल नीचे को झुके हुए थे। सर्दी के बायस उसने कंबल का टाट सा बना रखा था, इसलिए उसका पूरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर फ़क से पूछा, कहाँ ले जा रहा है ये हमें? फ़क ने, जो ज़्यादा सोच विचार का आदी नहीं था, जवाब दिया, इतने बेताब क्यों होते हो? अभी थोड़ी देर के बाद चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। मसूद ने फ़क से कहा, तुमसे कोई बात हुई है इसकी? फ़क ने जवाब दिया, रोशनारा रोड पर कुछ मीमें रहती हैं, कहता है हमारे काम की हैं। मेमों का जिक्र सुनकर मसूद को अपने दोस्त की एक नज़्म याद आ गई। नज़्म का हवाला देकर उसने कहा, तो चलो आज लगे हाथों अरबाब वतन की बेबसी का इंतकाम भी ले लिया जाए। वल्लाह ऐसा मालूम होता है कि हमारा तांगे वाला साहब ज़ौक़ है। वो नज़्म ज़रूर पढ़ी होगी इसने। इसके बाद देर तक मेमो के मुत्तलिक गुफ्तगू होती रही। मैं और मसूद मेमो के बिल्कुल कायल न थे, लेकिन फ़क को औरत की ये किस्म पसंद थी। इनका इल्म साइंटिफिक होता है। इनके मुकाबले में मशरिकी की औरतों को रखिए तो वही फ़र्क नज़र आएगा जो हमारी रेवड़ी में और इनकी टॉफ़ी में है। दरअसल बात यह है कि मेमो का पैकिंग बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा, फ़क, मुमकिन है तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त हो, मगर मेरे भाई, मैं ऐसे नाजुक मौक़ों पर ज़बान की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने दफ्तर में बड़े साहब के साथ अंग्रेज़ी में बोल सकता हूँ, यहाँ दिल्ली में रहते हुए इस तांगे वाले से उर्दू से बातचीत करना गवारा कर सकता हूँ, मगर उस नाजुक मौके पर मैं अंग्रेज़ी में गुफ्तगू नहीं कर सकता। मेरी पतलून अंग्रेज़ी, मेरी टाई अंग्रेज़ी, मेरा जूता अंग्रेज़ी, ये सब चीज़ें अंग्रेज़ी हो सकती हैं, मगर बाखुदा वो चीज़ मुझसे अंग्रेज़ी में नहीं हो सकती। फ़क मेमो के बारे में अपना नज़रिया भूल गया और हंसने लगा। मसूद शायद अभी तक अपने दोस्त की लिखी हुई नज़्म पर गौर कर रहा था, जिसमें शायर ने एक फिरंगी औरत के होठ चूस कर अरबाब वतन की बेबसी का इंतकाम लिया था। दफ़्फ़तन चौंक कर उसने कहा, क्यों भाई, ये तांगा कब तक चलता रहेगा? तांगे वाले ने एकदम बागे खींचकर तांगा ठहरा दिया और फ़क से कहा, वो जगह आ गई साहब, आप अकेले चलिएगा या? हम तीनों तांगे वाले के पीछे पीछे हो लिए। हमें वो एक नीम रोशनी गली में ले गया। ये गली दिल्ली की आम गलियों से कुछ मुख्तलिफ थी कि कुछ बहुत चौड़ी थी। दाएं हाथ को एक मंजिला मकान था जिसकी खिड़कियों और दरवाज़ों पर चिकें लटकी हुई थीं। एक दरवाजे की चिक उठाकर तांगे वाला अंदर दाखिल हो गया। फिर चंद लम्हात के बाद वो बाहर आ गया और हमें अंदर ले गया। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने जब कहा, भाई हम कहीं औंधे मुंह न गिर पड़ें, तो दूसरे कमरे से किसी औरत की भद्दी सी आवाज़ आई, लालटेन तो ले गया होता तू। थोड़ी सी देर के बाद तांगे वाला एक आधी सी लालटेन लेकर नमूदार हुआ। चलिए अंदर तशरीफ़ ले चलिए। हम तीनों अंदर तशरीफ़ ले गए। हमें दो काली भुजंगी
इंतहाई बदसूरत औरतें नज़र आईं जिन्होंने फ़्रॉक पहन रखे थे। ये मैं थीं। मैंने बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर फ़ख से कहा, क्या लजीज टॉफ़ियाँ हैं। मेरी बात सुनकर उन मेमों में से एक, जिसका स्याह सुर्खी चेहरा थुपी होने के बायस ज़्यादा पकी हुई ईंट की सी रंगत इख्तियार कर गया था, हंसी। मैं भी हंस दिया और मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या नाम है आपका। उसने कहा, लूसी। मसूद ने आगे बढ़कर दूसरी से पूछा, और आपका। उसने जवाब दिया, मेरी। फ़ख भी थोड़ा आगे बढ़ा, क्यों साहब, आप क्या काम करती हैं। दोनों लजा गईं। एक ने अदा से कहा, कैसा बात करता है तुम। दूसरी ने कहा, चलो जल्दी करो, रहना मांगता है या नहीं, हमें रोटी पकाना है। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ गीले आटे से भरे हुए थे और वो हाथ मल रही थी। उसके मलते हुए हाथों में से कच्चे फर्श पर मरोड़ियाँ गिर रही थीं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अनाज रो रहा है। मरोड़ियाँ अनाज के आंसू हैं। तांगे वाला हमें कतई तौर पर गलत जगह ले आया था। हम तीनों के तीनों उस मकान में पहुंचकर सख्त परेशान हो गए, मगर हम अपनी परेशानी उन दो औरतों पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। हमें सख्त नाउम्मीदी हुई थी। अगर हम उनसे साफ लफ्ज़ों में कह देते कि वो हमारे मतलब की नहीं है, तो ज़रूर उनके जज्बात को ठेस पहुंचती। औरत जिसके हाथ आटे में लुथड़े हों, जज्बात से आरी नहीं हो सकती। मैं उन दोनों औरतों की तारीफ़ की। फ़ख ने भी मेरा साथ दिया। हम तीनों बहुत जल्द वापस आने का वादा करके वहाँ से निकल गए। तांगे वाला हमारा मतलब समझ गया था। उसे चंद लम्हात के लिए वहाँ ठहरना पड़ा। जब वो बाहर निकला तो फ़ख ने उससे कहा, तुम इन्हें मेमे कहते हो। तांगे वाले ने बड़ी मतानत के साथ जवाब दिया, सब लोग यही कहते हैं साहब। लोग झक मारते हैं। मैंने सोचा था कि तुम मेरा मतलब समझ गए होंगे। अब खुदा के लिए कोई सी ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ चंद घड़ियाँ हम अपना दिल बहला सकें। मसूद ने हम तीनों को आज़माई मकसद और ज़्यादा वाज़ेह करने की कोशिश की। देखो, हम ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ हम कुछ देर बैठ सकें। हमें ऐसी औरत के पास ले चलो जो बातें करने का सलीका रखती हो। भाई, हम कोरे नहीं हैं, किसी फ़ौज के सिपाही नहीं हैं। हम तीन शरीफ आदमी हैं जिन्हें औरत से बातचीत किए वर्षों गुजर चुके हैं, समझे। तांगे वाले ने इस बात में सिर हिला दिया। तो चलिए बैठिए, आपको सदर बाज़ार ले चलता हूँ। फ़ख ने पूछा, वहाँ कौन है। तांगे वाले ने घोड़े की बागें थामकर जवाब दिया, एक पंजाबन है, बहुत लोग आते हैं उसके पास। तांगे ने पंजाबन के घर का रुख इख्तियार कर लिया। रास्ते में उन दोनों मेमों का जिक्र छिड़ गया। हमें से हर एक को वहाँ जाने का अफसोस था। हम तो उनसे नाउम्मीद हुए ही थे, शायद हमसे कहीं ज़्यादा वो नाउम्मीद हुई थी। मैंने उनके कुछ रुपए दे दिए होते, मगर ये भीख होती, उनकी तजलील होती। फ़ख ने हमारी इस गुफ्तगू में ज़्यादा हिस्सा न लिया। वो चाहता था कि उनका जिक्र न किया जाए, लेकिन जब तक तांगा पंजाबन के घर तक न पहुंचा, हम न चाहने के बावजूद उनका जिक्र होता रहा। तांगा एक फराख बाजार में फुटपाथ के पास रुका। तबेले के साथ वाला मकान उस पंजाबन का था। तांगे वाले ने पीछे पीछे हम तीनों ने उधर का रुख किया। जीना तय करके हम ऊपर गए। सामने पखाना था। दरवाजे के बेनियाज उसके साथ पुरानी वज़ा का मुगलई कमरा था। हम चारों उस कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के आखिरी सिरे पर चार आदमी फ्लैश खेलने में मसरूफ़ थे, जो हमारी आमद से गाफिल रहे। अलबत्ता एक औरत जो उनके पास खड़ी थी और उनमें से एक के पत्ते में दिलचस्पी ले रही थी, आहट पाकर हमारी तरफ आई।
यहाँ भी कमरे में एक लालटेन जल रही थी जो फ्लैश खेलने वालों के घेरे में थी। रोशनी मध्यम थी। जब वो औरत फक के करीब पहुंची और अपने कूलों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई तो मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र कम अज़ कम 35 बरस थी। छातियाँ बड़ी बड़ी थी जो उसने बड़े ही बेहुदा और फहश अंदाज से ऊपर को उठा रखी थी। तंग माथे पर नीले रंग का चांद खुदा हुआ था। जब वो मसूद की तरफ देखकर मुस्कुराई तो मुझे उसके सामने के दांतों में सोने की कीलें नजर आईं। उसने फक को आंख मारी और पूछा, कहो क्या बात है? फक ने बच्चे की तरह कहा, आपका नाम? उसने फिर अपने कूल्हे पर हाथ रखा। ज़रा फैली। हम तीनों को बारी बारी देखा और कहा, गुलजार। फक ने फौरन ही माजरत की, माफ़ कीजिएगा, हम गुलाब के यहाँ आए थे, गलती से इधर चले आए। वो ज़रा आगे बढ़ी, फक के हाथ से सिगरेट छीना, कस लगाया और फ्लैश खेलने वालों के पास चली गई जो अभी तक हमारी आमद से गाफिल थे। बड़ी खौफनाक औरत थी। उसका मुंह कुछ इस अंदाज में खुलता था जैसे नींबू निचोड़ने वाली मशीन का खुलता है। तांगे में बैठते ही हम तीनों ने तांगे वाले को फिर अपना मतलब समझाया कि हम किस किस्म की औरत चाहते हैं। उसने हम तीनों का लेक्चर सुना और कहा, आप थोड़े लफ्ज़ों में मुझे बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने तंग आकर फक से कहा, भाई तुम ही इसे उन थोड़े से लफ्ज़ों में समझाओ जो तुम्हारे पास बाकी रह गए हैं। फक ने उसे समझाया, देखो हमें किसी लड़की के पास ले चलो, ऐसी औरत के पास जो 16-17 बरस की हो, इससे ज़्यादा की हरगिज़ ना हो, समझे? तांगे वाले ने कंबल की बुक्कल मार कर बांग थामी और कहा, आपने पहले ही कह दिया होता। चलिए अब आपको ठीक जगह पर ले चलता हूँ। आधे घंटे के बाद वो ठीक जगह भी आ गई। खुदा मालूम कौन सा बाजार था। एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक बैठक सी थी जिसके दरवाजे पर मोटा और मैला ठाठ लपटक रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो सामने आंगन में एक देहाती बुढ़िया चूल्हा झोंक रही थी। मिट्टी के कूड़े में गुंदा हुआ आटा पास ही पड़ा था। धुआं इस कदर था कि अंदर दाखिल होते ही हमारी आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया ने चूल्हे में लकड़ियां झाड़कर हमारी तरफ देखा और तांगे वाले से देहाती लहजे में पूछा, इन्हें अंदर ले जाओ। तांगे वाले ने दिया सलाई जलाकर हमें अंधेरे कमरे में दाखिल किया और कील से लटकी हुई लालटेन को रोशन करके बाहर चला गया। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। कोने में एक बहुत बड़ा पलंग था जिसके पाए रंगीन थे। पलंग पर मैली सी चादर बिछी हुई थी, तकिया भी पड़ा था जिस पर सुर्ख रंग के फूल कड़े हुए थे। पलंग के साथ वाली दीवार की कार्निश पर सरसों के तेल की एक मैली बोतल और लकड़ी की कंघी पड़ी थी। लकड़ी की कंघी में सिर का मैल और बालों का एक गुच्छा फंसा हुआ था। पलंग के नीचे एक टूटा हुआ ट्रंक था। ट्रंक पर एक काली गुरगाबी रखी हुई थी। मसूद और फक दोनों पलंग पर बैठ गए। मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद एक पस्त कद लड़की अपने से दुगना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करती हुई अंदर दाखिल हुई। फक और मसूद दोनों खड़े हुए। जब वो लड़की लालटेन की रोशनी में आई तो मैंने उसे देखा। उसकी उम्र मुश्किल 14 बरस के करीब होगी। उसकी छातियाँ आड़ू के बराबर थी, मगर उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो अपने जिस्म को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत आगे, जहाँ शायद उसकी माँ भी ना पहुँच सकी हो। उसकी माँ, जो शायद बाहर आंगन में चूल्हा झोंक रही थी, उसके नथुने फड़क रहे थे और वो इस अंदाज में अपना एक हाथ हिला रही थी जैसे वो अभी मक्कार दुकानदार की तरह डंडी मारेगी और पूरा तौल नहीं तौलेगी। हम तीनों उसकी हैरत भरी नज़रों से देखते रहे। फक शर्म महसूस कर रहा था और मसूद की सारी शायरी सिमटकर शायद उसके नाखूनों में आ गई थी। वो बुरी तरह अपने नाखून दांतों से काट रहा था। मैंने एक बार फिर उस लड़की की तरफ गौर से देखा।
जैसे मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया हो। वो ठिगनी सी लड़की थी जो एक बहुत बड़ा मैला दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसका रंग सांवला था। उसके बदन की साख्त से मालूम होता था कि वो बड़ी तेज चलती हुई गाड़ी थी जो अब एकदम रुक गई है। पहियों में बुरी तरह ब्रेक लगे हुए हैं और वहीं खड़े खड़े धूप और बारिश में उसका रंग रोगन उड़ गया है। उस उम्र में भद्दी से भद्दी लड़की के जिस्म में भी वह जो एक किस्म की शोक जाज़बियत होती है वो उसमें बिल्कुल नहीं थी। कपड़ों के बावजूद वो नंगी दिखाई देती थी, बहुत ही बेहुदा और नावाजिब तरीके पर नंगी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा कतई तौर पर गैर नस्वानी था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उस लड़की के अकब से एक बुढ़ा नमूदार हुआ, बिल्कुल सफ़ेद डारी। उसका सिर जुआफ के बायस हिल रहा था। लड़की ने देहाती जवान में बुड्ढे से कुछ कहा तो मैंने नतीजा निकाला कि वो बुड्ढा उस लड़की का नाना है। हम तीनों सही मायने में उठ भागे। नीचे बाजार में पहुंचे तो हमारा तकद्दुर कुछ दूर हुआ। लड़की और बुड्ढे को देखकर हमारे जमालियत शौक को बहुत ही शहीद सदमा पहुंचा था। देर तक हम चुपचाप रहे। फ़क टहलता रहा। मसऊद एक कोने में बैठ गया। मैं ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले आसमान की तरफ देखता रहा। आसमान पर नामुकम्मल चांद बिल्कुल उस जर्द बेसुबा लौंडिया की तरह जिसके जिस्म का निचला हिस्सा कतई तौर पर गैर नस्वानी था, बादल के एक बहुत बड़े टुकड़े का दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके जरा कुछ दूर बादल का एक छोटा सा सफ़ेद टुकड़ा उस लड़की के नाना के ज़ईफ़ सिर की तरह लरज़ रहा था। मेरे बदन पर झुरझुरी तारी हो गई। हम गालिबन 10-12 मिनट तक बाजार में गुमसुम से रहे। फिर तांगे वाला नीचे आया। फ़क के पास आकर उसने कहा, आपने 8 बजे तांगा लिया था, अब 11 बजे हैं, 3 घंटों के पैसे दे दीजिए। फ़क ने कुछ कहे बगैर उसको 2 रुपए दे दिए। रुपए लेकर वो मुस्कुराया। साहब, आपको कुछ पहचान नहीं, ऐसी करारी लौंडिया तो शहर भर में नहीं मिलेगी आपको। खैर, आपको इख्तियार है, तांगे में बैठिए, मैं अभी आया। तांगे वाले को फिर ऊपर जाने की जहमत न उठाने पड़ा कि वो सफ़ेद रेशो बुड्ढा उसके पीछे पीछे चला आया और मोरी के पास खड़ा अपना ज़ईफ़ सिर हिला रहा था। बुड्ढे को वो 2 रुपए देने के बाद जब तांगे वाले ने बागें थामी तो उसकी संजीदगी गायब हो चुकी थी। चल बेटा, कहकर उसने अपनी भद्दी मगर मसर्रत भरी आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। सावन के नज़ारे हैं ला 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 ला।